हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप रीट सीटेट डी ट्रिपल एस बी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टेट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित दिवस यानी कि गणित वीक मनाने की घोषणा की है। तो गणित का अर्थ क्या है? अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ना आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आपको पता है कि गणित दिवस किस लिए मनाया जाता है ना? श्री रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है ना? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका? श्रीनिवास रामानुजन की। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो उसमें पूछा है कि यहाँ पे गणित का अर्थ क्या है। तो गणित का अर्थ क्या है? गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि। ठीक है, यहीं से आपके 3 क्वेश्चन निकल गए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास रामानुजन जो थे उनका जन्म कब हुआ, तो 20 दिसंबर 1887 में हुआ था, 1887 में। इसीलिए हर वर्ष 20 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जन्म इरोड में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गणित का विज्ञान है। तो अब गणित का विज्ञान किसका है? गणित किसका विज्ञान है, ये पूछा गया है। तो गणित जो है, जो मैथ्स है, वो उसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं, गणना करते हो, तर्क करते हो, है ना? तो गणित किसका विज्ञान है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? यही सब करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो है वो किस चीज़ को पर फोकस करती है? तो एनसीईआरटी किस पर फोकस करती है? एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। एनसीईआरटी जो है इसके रिकमेंडेशन से बनाई जाती है। एनसीईआरटी 2005 जब आया था, तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी 2005 क्यों आया था? क्यों आया था बताओ? लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में ये कहा गया था कि अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ प्रदान कर रहे हैं तो हमें बच्चों की शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना है, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन्हें, ताकि वो खुद को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, शिक्षा जो है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि अगर किताबों तक सीमित रहेगी तो बच्चा बिल्कुल भी सीख नहीं पाएगा। अगर वो चीज़ों को रटता है तो वो सिर्फ उसे शॉर्ट पीरियड के लिए याद रहती है, लेकिन अगर वो चीज़ों को समझता है तो वो उसे लॉन्ग लाइफ याद रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एनसीईआरटी 2005 जो था, ठीक है, वो यही कहता है कि अगर हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर छोटी क्लास के बच्चे तो उन वो कैसी बुक में इंटरेस्ट लेंगे? जिस बुक की जो पेजेस है वो कलरफुल हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में दिया हो। इसीलिए आप देखते हो ना, हमेशा कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उसमें कैसे पूछा जाता है कि मतलब वो जो ये सोच रहा है, ये ऐसा कर रहा है, पहेली ने ये पूछा, एग्जाम्पल्स दे करके कनेक्ट किए जाते हैं उनकी लैंग्वेज में ही, ईजी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे उसको समझ पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फ्रेंड्स, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, अब भास्कराचार्य द्वितीय जो है, मतलब इसके लेखक जो हैं, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था कब? ठीक है, इन्होंने लिखा था 1150 में। उस वक्त ये कितने साल के थे? उस वक्त इनकी आयु थी 36 ईयर। ठीक है, अब जो शिरोमणि थे ना, ये भी आर्यभट्ट की तरह क्या थे? इनका इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्री, मैथमेटिक में इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, अब इन्होंने ना गणित, मतलब इनका जो ये सिद्धांत था जिसके लेखक है शिरोमणि के, इन्होंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब ये भी आ सकता है कि वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, है ना? अब ये तो आप तभी बता सकते हो जब आपको पता हो। तो 4 पार्ट कौन कौन से थे? लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। ठीक है, ये चारों पार्ट्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि लीलावती जो है वो किसने दिया? लीलावती का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया?
भास्कराचार्य द्वितीय ने अभी आगे ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है, तो इसे याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखी गई पुस्तक। आर्यभट्ट प्रथम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो आर्यभट्ट प्रथम ने लिखी थी आर्यभट्टीय पुस्तक, ठीक है। आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी उन्होंने किस में, किस भाषा में लिखी थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी थी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा फ्रेंड्स। और आर्यभट्ट से रिलेटेड आपका एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्यभट्ट जो थे इन्होंने पाई का मान बताया था, 500 सदी पहले ही बता दिया था इन्होंने, ठीक है। आर्यभट्ट ने वैसे तो बहुत सारा वर्क किया है, ठीक है, जीरो की खोज भी इन्होंने की है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में भी इन्होंने ही बताया है, इनका इंटरेस्ट मैथ और एस्ट्रोनॉमी में था, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, जो भी आर्यभट्ट से हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। पहली सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्ट ही थी उसका नाम आर्यभट्ट के इस पे ही रखा गया था। धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, ये इसके बारे में भी किसने बताया था, ये भी आपको आर्यभट्ट ने ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके आर्यभट्ट से, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, बीजगणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। बीजगणित शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। बीजगणित का मतलब क्या होता है, बीजगणित का मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक है। और अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि अलजेब्रा का प्राचीन नाम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अलजेब्रा का प्राचीन नाम क्या है, कटक, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्य जो थे, रॉबर्ट मेजर ने उद्देश्यों की व्यवहारिक शब्दावली लिखने के लिए किसके शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को आधार बनाया, ठीक है। बेस किसको बनाया उन्होंने, किसके शैक्षिक वर्गीकरण को, तो इन्होंने ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण को आधार बनाया था फ्रेंड्स। ब्लूम का जो शैक्षिक वर्गीकरण है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन 1956 में ब्लूम के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने 3 डोमेन बताए थे। कौन कौन से डोमेन बताए थे, ये भी आ सकता है, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही है, 1 या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता ही है। तो उन्होंने 3 डोमेन दिए थे, एक दिया था आपका कॉग्निटिव, एक दिया था आपका अफेक्टिव, और एक दिया था आपका साइकोमोटर। कॉग्निटिव से ये प्राय आपके संज्ञानात्मक संज्ञान से है, ठीक है। कॉग्निशन के अंदर क्या क्या आता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब किस में आता है आपका, ये सब आपका आता है कॉग्निशन में, ठीक है। अफेक्टिव में क्या आता है फ्रेंड्स, अफेक्टिव से अभिप्राय होता है आपका भावात्मक से, ठीक है। अफेक्टिव में क्या क्या आता है आपका, अफेक्टिव में आता है आपका अभिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकन, मूल्यों का समाधान, चारित्रीकरण, मूल्य पद्धति का संगठन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये आती हैं आपकी भावात्मक के अंदर, अफेक्टिव के अंदर। अब फ्रेंड्स आपका ऐसे भी आ सकता है कि मान लो 3 चीज़ें आपको कॉग्निशन की दे दी हो और आपको एक चीज़ जो है वो आपको अफेक्टिव की दे दी हो, अफेक्टिव डोमेन की, और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको वो तभी बता सकते हो आप जब आपको पता है कि सारे डोमेन किस डोमेन में क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो इसका लास्ट था साइकोमोटर, उसके अंदर क्या आता है, उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, ये सारी जो चीज़ें ये आती हैं आपकी भावात्मक मनोक्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि लीलावती अंकगणित की रचना किसने की। अभी आपने पीछे ही ये डिस्कस किया था और मैंने आपको वहाँ पे कहा भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना फ्रेंड्स, आपको बताया था ना मैंने, कौन कौन से 4 पार्ट से, रिवाइंड करो। 4 पार्ट से ना, पहला था लीलावती, दूसरा था बीज गणित, तीसरा था गोलाध्याय, और चौथा क्या था, ग्रह गणित अध्याय, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे ये पूछा गया कि लीला अंकगणित की रचना किसने की, तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ा था भास्कराचार्य ने की, तो भास्कराचार्य ने ही की थी, भास्कराचार्य द्वितीय ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि गणित जो है, भारतीय गणित जो है, उसका शुभारंभ किस वेद से हुआ, किस वेद से हुआ था फ्रेंड्स, उसका शुभारंभ हुआ था ऋग्वेद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गणित शिष्टता का आईना है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स, ये बताना है आपको। तो गणित शिष्टता का आईना है, ये कथन दिया था आपका हॉगवेन ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किया था फ्रेंड्स, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ ही जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उसके, वो क्लियर कराती जा रही हूँ साथ साथ में। अब वही आया यहाँ पे, देखो कि आर्यभट्ट प्रथम जो थे, अब जो पाई का मान जो है, पाई का मान क्या है, पाई का मान है 3.1416,
अब ये किसने दिया, किस गणितज्ञ के द्वारा दिया गया था ये? तो फ्रेंड्स ये दिया था आपका आर्यभट्ट प्रथम ने, 5वीं सदी में ही दे दिया था ये उन्होंने, ठीक है। और आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा और भी जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, ठीक है। 2π=22 और व्यास परिधि, ये सब किसने दिया था, इसके बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था आपका फ्रेंड्स आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र के कुसुमपुरा में हुआ था, ठीक है। पहली सैटेलाइट भी आर्यभट्ट ही थी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो ये देता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की कि गणित की प्रकृति कैसी है? फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, अगर मैथ्स है तो कैलकुलेशन रीजनिंग पर ही डिपेंड होगी। तो गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, ठीक है। कैसी है गणित की प्रकृति? तार्किक। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये है कि शिक्षा के 3 ध्रुव मतलब 2-3 तरह से आ सकते हैं। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, ये आ सकता है। तो कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। एक आपका ये आ सकता है कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, ये किसने कहा? तो किसने कहा था? ये कहा था आपका जॉन डेवी ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये आ सकता है कि जॉन डेवी ने कौन कौन से 2 एस्पेक्ट दिए थे। तो जॉन डेवी ने कौन कौन से एस्पेक्ट दिए थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये भी आ सकता है कि बाइपोलर के बारे में किसने कहा था? 2 ध्रुव होते हैं, तो किसने कहा था फ्रेंड्स? ये आपका कहा था स्मिथ ने, ठीक है। स्मिथ ने कहा था। और जो 3 ध्रुव होते हैं ये तो आपका बता दिया मैंने आपको, जॉन डेवी ने कहा था, है ना। किसके अंतर्गत कहा था इन्होंने? इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने कहा था एजुकेटर और एजुकेंट यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी 2 ध्रुव होते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता हैं आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। परियोजना विधि के कौन है? परियोजना विधि के अगर आता है आपका तो परियोजना विधि के हैं आपके किलपैट्रिक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है विश्लेषण विधि के पद होते हैं। विश्लेषण विधि में कितने पद होते हैं फ्रेंड्स? विश्लेषण विधि में आपके 3 पद होते हैं। विश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स? विश्लेषण विधि के अंतर्गत समस्या का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं समस्या को, और हम समस्या को जब विभाजित कर लेते हैं और फिर उसके बाद समस्या का परीक्षण करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि विश्लेषण विधि के कितने पद होते हैं? तो विश्लेषण विधि के कितने पद होते हैं फ्रेंड्स? 3 पद होते हैं, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन कौन से 3 पद होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला होता है जटिल से सरल, दूसरा होता है अज्ञात से ज्ञात और तीसरा होता है निष्कर्ष से अनुमान। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका गलती से गलत लिख के आया आपका फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका परियोजना विधि को सबसे पहले किसने दिया? तो फ्रेंड्स परियोजना विधि को सबसे पहले किसने दिया था? विलियम किलपैट्रिक ने दिया था आपका, ठीक है फ्रेंड्स। किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया यहाँ पे, विलियम किलपैट्रिक ने दिया था यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ संबंधित है, ठीक है। याद रखना ये प्रयोगशाला विधि से संबंधित है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षक के किस पक्ष के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स किस पक्ष के अंदर आता है? क्रियात्मक पक्ष। अभी मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ब्लूम के जो सारे पक्ष हैं किस पक्ष के अंदर क्या आता है ये याद रखना। मैंने आपको बताया भी कॉग्निशन के अंतर्गत क्या आता है ना, भावात्मक के अंतर्गत क्या आता है, साइकोमोटर के अंतर्गत क्या आता है। तो ये सारे ना आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। वहाँ से हर साल ना कम से कम आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने ही हैं, एटलीस्ट 2 नंबर के तो आने हैं, लिख के ले लो आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि विधि मास्टर की मास्टर है, ये किसका कथन है फ्रेंड्स? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका टेलीरैंड का। टेलीरैंड ने ये डिफाइन दी है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि संश्लेषण विधि में बचत होती है फ्रेंड्स। संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड में किस चीज़ की बचत होती है फ्रेंड्स? सिंथेसिस मेथड में आपकी समय और शक्ति की बचत होती है। किस चीज़ की बचत होती है फ्रेंड्स? आपकी समय और शक्ति की, ठीक है। यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया जाता है
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर क्रमवार तरीके से उसको अलग करते हुए पता लगाया जाता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मेथड जो है संश्लेषण विधि के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ज्योमेट्री मेथड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है। अभ्यास कार्य का रूप क्या हो सकता है फ्रेंड्स? अभ्यास कार्य का रूप शुद्धता, आत्मविश्वास का विकास और तीव्र कार्य करना, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें यह पूछा गया है कि स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य इस किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम खेल खेल में जब सारी चीज़ें सीख जाते हैं ना, प्रोबेबल जिसकी बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आता है आपका खेल विधि में, यानी कि बच्चों को प्ले वे मेथड में, मतलब मज़े में उनको चीज़ें सिखाना, ये होता है आपका। ठीक है, इसमें बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, स्वयं सीखने की विधि कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, समस्या समाधान की एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन और तर्क होते हैं। ये किसने कहा फ्रेंड्स? ये आपका कहा है स्किनर ने, ये भी याद रखना है। बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा गया है आपसे, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में। तो गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? कि बच्चों में तर्कशील क्षमता उत्पन्न की जा सके, चीज़ों को तर्क या गणना जो है वो सही से कर सके, सोचने की जो क्षमता है वो विकसित कर सके। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे ये पूछा गया है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है गणना संबंधी। अगर बच्चे जो कैलकुलेशन है उसको रटेंगे तो कोई फ़ायदा है? थ्योरम्स को लर्न कर सकते हो, आप फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चंस को लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक डिजिट चेंज होगा तो आप क्या करोगे? और वैसे भी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट के कभी भी नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही आपको ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था संश्लेषण विधि, जैसे कि वो ज्योमेट्रिक मेथड है, वो सर्वाधिक उपयुक्त। अगर ज्योमेट्रिक मेथड आप कर रहे हो तो वहाँ पे कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संश्लेषण मेथड। तो वैसे ही जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सूत्र हैं, उसकी स्थापना हेतु कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? संश्लेषण विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न वर्णन और स्पष्टीकरण है। प्रश्न वर्णन और स्पष्टीकरण क्या है? ये है आपका शिक्षण प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण किस विषय की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके लिए किया जाता है? गणित के लिए। ठीक है, वहाँ पे आप बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे करके बता सकते हो कि मान लो आपके पास 5 टॉफ़ी थी, या आपके पास 5 रुपये थे, आपने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे, ऐसी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें ये पूछा गया आपसे कि एथिडोस्कोप जो है वो किस शब्दों से मिलकर बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका एपिस्कोप और एक और क्या है? एक है आपका डिस्कोप। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयोग किन किन विषयों में होता है? तो फ्रेंड्स, आप ग्राफ बनाते हो ना, बार ग्राफ, उसका प्रयोग किन किन विषयों में होता है? तो उसका प्रयोग गणित में होता है और विज्ञान में। ठीक है, अब जो बार ग्राफ होता है वो किसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? तो वो बारंबारता की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, मोड की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पाई चार्ट क्या है? तो आपने देखा है ना मैथ्स में, पाई चार्ट का यूज़ करते हो ना आप, जिसको हम मानते हैं हम 360 डिग्री को। ठीक है ना, आप किस लिए प्रयोग करते हो? आप इसका प्रयोग आप करते हो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस लिए प्रयोग करते हैं हम इसका? तो इसका प्रयोग हम करते हैं आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के विविध भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ना, तो वो चित्रण जो होता है वो पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्टफोलियो में किसका आकलन किया जाता है? तो पोर्टफोलियो में किसका आकलन किया जाता है? उसमें एक जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके बच्चा जो होता है उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है।
उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी टीचर्स ने कराई हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, जितना भी वर्क होता है आपका, उस सब का कलेक्टिंग डाटा होता है जो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? समस्या का पता करना होता है और उसका निदान करना होता है। तो बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है। ये जानना होता है कि बच्चों को परेशानी कहाँ पे आ रही है, ठीक है, किन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहा है, कहाँ पे चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित विधि। तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित विधि जो है वो क्या है? तो वो किसके अंतर्गत आती है? प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, ओवरहेड प्रोजेक्ट का भाग होता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट का भाग क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ओवरहेड प्रोजेक्ट यानी कि लाइट प्रोजेक्टर होता है, इसका हम यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। ठीक है। कैबिनेट, प्रोटेक्शन, लैम्प, फोकल व्यवस्था, ये सारे क्या हैं? इसके पार्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त शब्द का उदय कब हुआ? तो फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त शब्द का उदय कब हुआ था? 2008 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है फ्रेंड्स आपका? क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, एवेल्यूएशन जब आप करते हो, एवेल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है उनके अंदर किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स? इसके अंदर 3 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। आपका पहला होता है मूल्यांकन, दूसरा होता है मापन और तीसरा होता है निर्णय। ये आपको याद रखना है। और इवेल्यूएशन से भी ना आपका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। फॉर्मेटिव और समेटिव। अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 40, गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? ड्रिल कार्य गणना कौशल का विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र है। ठीक है। अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, क्योंकि अगर टीचर एज अ काउंसलर, एज अ गाइडर, एज अ हर तरीके से अगर हम देखें तो जो अध्यापक है वो संपूर्ण शिक्षा का मार्गदर्शक है। अगर अध्यापक अच्छा नहीं है, कहते हैं ना कि अगर अध्यापक जो है वो एक जलते हुए दिए की तरह है जो अपने प्रकाश से चारों तरफ रोशनी फैलाता है। ठीक है। अगर टीचर आपको जिस तरीके से गाइड करेगा आप भी उसी तरीके से बनोगे। कहते हैं ना टीचर आइडल होता है, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, विकासशील मूल्यों में सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, जैसा आप टीचर गाइड करेगा आपको, आप वैसा ही करोगे। अगर आपको टीचर जो है पोस्टर है, डिफरेंट मेथड से पढ़ाता है, डिफरेंट स्किल से पढ़ाता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे टीचर के साथ ही। अगर टीचर आपको कुछ भी नहीं कराएगा तो आप भी फिर ऐसे हो गया, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो एकदम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए, आपका विकास जो है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? तो कौन है? जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे ये कहा गया है, शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है फ्रेंड्स? ये कहा गया है 6 से लेकर के 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात करता है ये। ठीक है। आरटीआई का जो था 2009 के अंतर्गत आया था, जिसे 9 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, है ना। अब उसको भी एनसीईआरटी के अंतर्गत लाया गया था, क्योंकि जो बच्चे हैं स्टार्टिंग में मतलब नेम इनरोल करा लेते थे, या फिर फैमिली की इतनी कंडीशन नहीं होती थी फाइनेंशियली कि वो बच्चों को शिक्षित कर पाए। बहुत सारी फैमिली ऐसी भी हैं, है ना, ग्रामीण एरिया में, और मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो पुअर होती है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये निकाला था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। 1986 के 21A के अंदर कहा गया था ये। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं फ्रेंड्स? मूल्यांकन के आपके कितने सोपान होते हैं? 3 होते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना अभी। अब मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन और तीसरा होता है मूल्यांकन करना। ये तीनों याद रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में 4 आएँ और उसमें से 1 सही हो और 3 गलत हो, तो आपको बताना होगा कौन सा सही है या फिर 1 सही ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46
क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है आपसे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे ये पूछा गया है कि नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ रखा होगा कि आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, है ना। निगमन विधि में क्या करते हो आप? रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हो। निगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स? निगमन विधि के अंतर्गत नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, ठीक है, याद रखना। अब फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे ये कहा गया है कि मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका करते हैं फ्रेंड्स? तो उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उपलब्धियों की जांच करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। अगर बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, है ना। समस्या का समाधान निकालते, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं, फिर उसकी जो कमी थी उसको इम्प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यदि एक शिक्षार्थी की को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। किसकी? अब आपका मतलब जो डिजीज़ होती है ना, डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आता है आपका कि डिसकैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है। तो वही है, आपको पहचानना है कि कौन सी डिसेबिलिटी दे रखी है आपको यहाँ पे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या है? अब वो गणना नहीं कर पा रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है उसके कैलकुलेशन में, तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित कौन सा है? डिसकैलकुलिया, है ना। अब ग्राफ से संबंधित कौन सा है? डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया। पढ़ने से संबंधित क्या है? डिसलेक्सिया। एप्रेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्थीमिया किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, सारी डिसेबिलिटी याद कर लेना। जैसे डिस्थीमिया जो होती है वो तनाव से संबंधित होती है, ठीक है। डिसलेक्सिया आपकी होती है पठन से, डिस्ग्राफिया आपकी होती है लेखन से, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, गणित शिक्षण की अधिगम विधि का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। आगमन में क्या होता है फ्रेंड्स? आगमन में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, और निगमन में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ये आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंक गणित की 4 मूल संक्रियाएं क्या हैं फ्रेंड्स? अंक गणित की 4 मूल्य संक्रियाएं हैं आपकी योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, यानी कि डीमास, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अंक गणित को इंग्लिश में अरिथमेटिक कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।